हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है शिवम शुक्ला और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज में। आज हम लोग एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। पॉलिटिकल साइंस आज से हम लोगों ने स्टार्ट करी है ताकि बोर्ड तक आते आते हमारा पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस एंड हो जाए। तो उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, जो पावर शेयरिंग चैप्टर है, इस चैप्टर की खास बात क्या है कि हमारे भारत देश के फेडरलिज्म नेचर को बहुत अच्छे से डिस्कस करती है। इस चैप्टर में सबसे बढ़िया बात जो है, भारत के फेडरल नेचर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। भारत के और भी एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस किया गया है और कंट्रीज के एग्जाम्पल्स को लेकर। ठीक है, तो उसी चीज को आज हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी चैप्टर को हम लोग लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखिए। पावर शेयरिंग होता क्या है, पहले तो देखो आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर शेयरिंग। सबसे पहले ये जानिए कि पावर शेयरिंग का मतलब होता क्या है। तो देखिए, पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर का बंटवारा, है ना, यानी कि ताकत का बंटवारा। अब देखो होता क्या है, जब हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक घर में चार लोग हैं, ठीक है, एक घर में चार लोग हैं और उन चारों के बीच में अगर आप इक्वली बंटवारा कर दो, ठीक है, इक्वली पावर का बंटवारा कर दो, तो क्या होगा, चारों खुशी से रहेंगे। ठीक है, चारों खुशी से रहते हैं। लेकिन होता क्या है नॉर्मली कि अगर आप एक को पावर ज्यादा दे दोगे और दो और तीन और चार को नहीं दोगे तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप एक नंबर को पावर ज्यादा दोगे और दो तीन चार को पावर नहीं दोगे तो क्या होगा, लड़ाई होगी। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें इस चैप्टर में कंट्रीज के माध्यम से समझना है कि कैसे पावर को शेयर करेंगे अगर हम लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जहां जहां जिन जिन कंट्रीज में पावर को शेयर नहीं किया गया तो उन कंट्रीज में प्रॉब्लम हुई। इस चैप्टर में हम लोग दो कॉन्सेप्ट को बेसिकली रीड करेंगे, जिसमें दो कंट्रीज के एग्जांपल्स को हम लोग रीड करेंगे। जिसमें जो पहला कंट्री का एग्जांपल है ना बच्चों, वो एग्जांपल है आपका बेल्जियम का। ठीक है, कि कैसे वहां की कंट्रीज ने कैसे अपने पावर को शेयर किया, कैसे वहां पे सिनेरियो चला। और दूसरे एक और कंट्री पढ़ेंगे, हमारा ही एक पड़ोसी देश जिसकी हम बात करेंगे, वो क्या है, श्रीलंका, कि वहां पर क्या सिनेरियोस होते थे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होता है। पावर शेयरिंग रेफर्स टू द शेयरिंग और डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस पॉलिटिकल यूनिट, ठीक है, और वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जब हम अपनी पावर को, यानी कि जब एक देश अपनी पावर को बांट देता है डिफरेंट पॉलिटिकल पावर्स में, ठीक है, जैसे मैं आपको भारत का एग्जांपल देता हूं। इंडिया में आप देखते हो कि हमारे यहां पर एक डिवीजन हो रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन सी गवर्नमेंट, जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है, जो पूरे भारत देश को देखती है ना। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि अगर आप दिल्ली में हैं तो अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, जो क्या एक स्टेट को या एक यूनियन टेरिटरी को देख रही है। वहीं अगर आप लोकल गवर्नमेंट की बात करोगे तो वहां पर क्या है, वहां पर पंचायत गांव में होती है और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज होती है। तो हमने क्या किया हुआ है, पावर को बांटा हुआ है। क्यों बांटा हुआ है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाए। भारत जैसी बड़ी कंट्री, भारत जैसा डाइवर्स नेचर, आपको सोचो अगर इतनी डाइवर्सिटी है हमारे भारत देश में, और इतना ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद अगर हम लोग एक ही के कंट्रोल में पावर दे दे तो उससे तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमने पावर्स को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। किसमें, सेंट्रल में और स्टेट में और लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में। तो सिंपल सी बात है, इसी चीज को हम लोग आगे भी और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और देखिए क्या लिखा है, पावर शेयरिंग जो होती है वो क्या होता है, वेरियस पॉलिटिकल यूनिट्स में और वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में पावर को जब डिवाइड किया जाता है ताकि पीस मेंटेन रहे, सबके पास इक्वल पावर हो। और सिंपल सी बात है, देखो जब क्या होता है ना, जब हम पावर को बांट देंगे ना, जब आप पावर को शेयर कर दोगे तो क्या होगा, जो थोड़े माइनॉरिटीज हैं, जो थोड़ी सी स्मॉल कास्ट ग्रुप्स हैं, उनके पास भी पावर आ जाती है, विमेन सेक्शन के पास भी पावर आ जाती है। तो इससे क्या होता है, उनका वेलफेयर भी करना बहुत जरूरी है और वो वेलफेयर होता भी है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, पावर शेयरिंग इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। दो सिनेरियोस हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, और सेकंड, व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब कौन सी जातियां कहां रहती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, बेल्जियम एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, एक छोटी सी यूरोप में कंट्री है। इसके बताऊंगा मैं कौन कौन से इसके किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो बेल्जियम जो है एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है। डच, फ्रेंच, जहां पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपको दिखेंगे यहाँ पर, एक तो है डच, एक है फ्रेंच, फिर क्या है, जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज। तीन भाषा बोलने वाले लोग हैं, डच, फ्रेंच, जर्मन। ठीक है, याद कर लो, पीछे पीछे बोलते रहो, डच, फ्रेंच और जर्मन। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो आने वाले हैं, याद रखना।
while 59% of the total population of the country live in the Flemish region and speak Dutch। अब देखो सबसे पहला प्रोपोर्शन क्या आ गया कि इसमें जो 59% जो लोग हैं, ठीक है, जो 59% बोलने वाले जो लोग हैं, एक सेकंड रुकिए, हाँ, जो 59% जो लोग हैं वो कौन से रीजन में रहते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पर 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। कहां पर रह रहे हैं, फ्लेमिश रीजन, और कौन सी भाषा बोल रहे हैं, डच भाषा। तो इतना याद रखो। सबसे पहले हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेल्जियम में क्या सिनेरियो है कि 59% जो लोग हैं वो कहां पर रह रहे हैं, वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और क्या भाषा बोल रहे हैं, डच लैंग्वेज को बोलते हैं। अब चलिए डच लैंग्वेज की बात कर ली, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो 59% कहां पर रह रहे हैं आपके, फ्लेमिश रीजन, और क्या लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज, ठीक है। क्या लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। चलिए अब आगे देखिए। द अदर 40% ऑफ द पीपल लिव इन विलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। और सिंपल सी बात है, अदर जो 40% है वो कितना लैंग्वेज, वो कौन सी, वो कहां पे रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन विलोनिया रीजन, ठीक है। और वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, वो फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या समझ आया, यहाँ पे हमें दो चीजें समझ आई। 59% लोग फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, बोलते कौन सी है, डच भाषा। 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं, बोलते कौन सी है, फ्रेंच भाषा। यानी कि आप यहाँ पे एक चीज दिमाग में और डाल लो, मेजोरिटी बेल्जियम में कौन सी भाषा को बोलने वाले लोगों की है, कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों की है, तो डच लैंग्वेज को बोलने वाली। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, आगे जाके बताऊंगा क्यों मैंने ये बताया, ठीक है, डच लैंग्वेज। चलिए ब्रसल्स की बात करते हैं। ब्रसल क्या है, ब्रसल एक कैपिटल है किसकी, बेल्जियम की। अब ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा नेशन है तो उसकी कैपिटल भी होगी ब्रसल। अब ब्रसल में उल्टा सिनेरियो है, यहां पे आप देख रहे थे मेजोरिटी में कौन है, डच। अगर आप बेल्जियम में देखोगे तो मेजोरिटी में कौन है, डच है ना, मेजोरिटी में डच बोलने वाले लोगों की। लेकिन अगर आप वहीं पे किसको देखोगे, ब्रसल को देखोगे, तो वहां पर देखो क्या लिखा है, अबाउट 80% ऑफ द पीपल स्पीक फ्रेंच। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो बात को, क्या बोला जा रहा है कि 80% से ज्यादा लोग जो है वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं, वाइल द रिमेनिंग 20% स्पीक डच, ठीक है। तो यहां पे मेजोरिटी में कौन आ गया, फ्रेंच। कैपिटल कंट्री में मेजोरिटी में कौन था, डच। प्रॉब्लम होगी, है ना, देखते हैं होगी या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ये वहां का एक जो मैप है फ्रेंच का, ठीक है, कि कैसे हेनॉट, नामूर, लग्जमबर्ग, लीजविल, ये वहां के बेसिकली ना कम्युनल बेसिस पे वहां की कम्युनिटी बेसिस पे बोलने वाले जो भाषाएं हैं जो वहां पे बोली जाती थी, है ना, उन लैंग्वेजेस को यहाँ पर दर्शाया गया है, उन्हीं लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आप येलो से देख रहे होते वेस्ट फ्लैंडर, ईस्ट फ्लैंडर, है ना, ये जो है इनकी खुद की यहाँ पे डच भाषा बोली जाती थी, ठीक है। रेड पे आप जो देख रहे हो यहाँ फ्रेंच स्पीकिंग भाषा है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इसको अभी हम पीछे बाद में देखेंगे, पहले आगे देखते हैं। अब 1% बचा था, याद करो 59% मैंने आपको बताया था डच भाषा बोली जा रही है, डच लैंग्वेज बोली जा रही है। 40% कौन सी भाषा बोली जा रही है, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जा रही है, फ्रेंच लैंग्वेज, वेरी गुड। 1% बचा ना, 1992 है। अब 99 क्या है, वो लोग हैं जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज, ठीक है, जर्मन स्पीकिंग बात, जर्मन की जो लैंग्वेज है उसका वो बोलते हैं वो लोग। तो यानी कि आप यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हो कि अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग यहां पर भी हैं, जैसे हमारे भारत देश में है ना। The minority French-speaking population was rich and powerful. This was resented by Dutch-speaking population as they received the benefit of the education quite late. This sparked tension between the two communities. However, this problem was solved by the political leaders of Belgium who wanted the people to coexist peacefully with one another. अब देखिए क्या होता है कि जो माइनॉरिटी थी ना, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो थी वो रिच एंड पावरफुल थी। कहां पर, बेल्जियम में। माइनॉरिटी में कौन है, बेल्जियम याद करो, माइनॉरिटी, मेजोरिटी में डच, माइनॉरिटी में फ्रेंच। बट फ्रेंच ना काफी ज्यादा अमीर है वहां पर, और इससे डचेस को जब बहुत जलन मचती थी कि भाई इनको, अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों, एक कम्युनिटी बहुत अमीर, एक कम्युनिटी बहुत गरीब। वो इसलिए हुआ था क्योंकि फ्रेंच जो लोग बोलने वाले लोग थे, इनको एजुकेशन, इनको जॉब्स वगैरह में थोड़ा सा वेलफेयर मिलता था, और उनको थोड़ा सा पहले चीजें मिलना, फैसिलिटीज मिलना शुरू हो गई। इसलिए जो डचेस थे उनके साथ ये थोड़ा सा भेदभाव वाली फील आने भी लग गई थी कि डचेस को, तो डचेस को लगता था कि यार इनको तो पहले चीजें मिलनी शुरू हो गई, इसलिए आज ही हमसे ज्यादा, आज ही हमसे ज्यादा है, आज ही हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आज हमसे ज्यादा अमीर है। तो थोड़ा सा जलन की भावना तो थी डचेस में, है ना। और देखा जाए तो इसकी वजह से दोनों के बीच में टेंशन बढ़ सकती थी, सिविल वॉर हो सकती थी। अब देखते हैं हुई या नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम ना कुछ हुई नहीं, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ का मॉडल इतना प्यारा, इतना अच्छा था
जो कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल बनाया गया, वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतना प्यारा, इतना अच्छा मॉडल बनाया कि दोनों कम्युनिटीज का सपोर्ट मिला और बेल्जियम आज भी एक टॉप नेशन बना हुआ है। ठीक है, अब अकोमोडेशन कैसा था, देखो बेल्जियम की बात कर लेते हैं। क्या मॉडल था, मैंने बताया ना आपको मॉडल था, तो कैसा मॉडल था ये भी जान लेते हैं। In Belgium, the government handled the community differences very well. Between 1970 and 1993, Belgian leaders amended their constitution 4 times. आप सोचो 1970 से 1993 तक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनता है, व्हाट इज द अकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा है कि इन्होंने, हाँ, यहां पर क्या लिखा है, बिटवीन 1970 एंड 1993, है ना, 1970 से 1993 तक इन्होंने क्या किया है, हाँ, जो 1917 से 1993 आप जो देख रहे हो, लेजर दिख रहा है ना आपको, लेजर पॉइंटर, ठीक है, 1970 से 1993 तक आप यहां पर देख रहे हो क्या है कि संविधान को 4 बार चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया सर, ऐसा क्या हो गया जो 4 बार चेंज करना पड़ा? तो बेटा इसलिए चेंज किया गया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके दोनों कम्युनिटीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी थी, ताकि दोनों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, उसकी वजह से ब्रसल्स में भी चेंज हुए। क्लियर है? Belgian leaders amended their constitution 4 times and came up with a new model to run the government. अब मॉडल देखते हैं कि क्या ऐसा मॉडल है। पहला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। The constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. पहला पॉइंट क्या लिखा है, केंद्र सरकार में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। पहला पॉइंट, ठीक है, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर्स बैठेंगे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पहला पॉइंट। सेकंड, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। और कुछ कानूनों में हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप्स मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि वहां पे और भी कम्युनिटीज थी ना बच्चों, सिर्फ एक ही कम्युनिटी थोड़ी थी बेटा कि सिर्फ फ्रेंच और डच थे, ऐसा तो नहीं था। वहां पे जर्मन बोलने वाले लोग भी थे, वहां छोटी छोटी कम्युनिटीज बोलने वाले भी कुछ लोग थे, तो उनको भी एक मेजर रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में दिलाया गया। अब आप देखो सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, फ्रेंच को भी खुश कर रही है, डच को भी खुश कर रही है, और लोगों को, और जो छोटी मोटी कम्युनिटीज है उनको भी खुश कर रही है। Thus, no single communities can make decision unilaterally। इससे क्या हुआ कि जब सरकार में हर एक कम्युनिटी इक्वली रिप्रेजेंट कर रही है, तो कोई भी सिंगल कम्युनिटी क्या यूनिलेटरली मतलब सिंगल डिसीजन ले पाएगी अपने भले के लिए? बिल्कुल नहीं ले पाएगी, क्योंकि हर एक डिसीजन को देखा जाएगा, हर एक डिसीजन को नापा जाएगा और सबके साथ इक्वली काम किया जाएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना मेरा कॉन्सेप्ट कितना अच्छा था ये, कि बेल्जियम में कितना अच्छे से अकोमोडेशन किया गया। समझ में आया? कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत इसको मार्क करना कि मुझे सर ये नहीं समझ आया, मैं अगली वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसमें आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और अब वीडियोस जो है वो रेगुलर आएंगी। ठीक है ना, अभी थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहे थे इसलिए वीडियोस में थोड़ा सा गैप आ गया था। अब प्रॉमिस है वीडियोस हमेशा से रेगुलर ही रहेंगी। चलिए, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना, सेकंड पॉइंट क्या था, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट काम नहीं करेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने लॉस होंगे, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करेगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेगी नहीं। ठीक है, उसको किसी भी बात का जवाब नहीं देना पड़ेगा, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। ठीक है, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। अब तो बेल्जियम का समझ आ गया, अब ब्रसेल की भी बात कर लेते हैं। अब ब्रसेल्स की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ब्रसेल्स हैज अच्छा, एक और चीज नोट करो, एक चीज आप बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपको एक चीज बताई कि बेल्जियम में क्या हो रहा है, दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। मिला या नहीं मिला, बताया था, अभी बताया पिछली स्लाइड में। तो क्या इसमें एक खास बात आपने नोटिस करी कि दोनों कम्युनिटीज को जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है ना, ओ सॉरी, दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, तो इसका जो है इस पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। किसी भी कम्युनिटी ने सवाल नहीं उठाया। आप बोलोगे क्यों सर, सवाल क्यों उठाएंगे, तो क्यों नहीं उठा सकते थे? मेजोरिटी में वहां पे कौन था, डच स्पीकिंग लोग थे, तो डच कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे ज्यादा हैं तो हमें ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। आपने फ्रेंच को क्यों दी, बोल सकते थे या नहीं? नहीं बोला। ठीक है, और ये बात जो ब्रसेल में बैठे, कैपिटल सिटी जो ब्रसेल है वहां पे बैठे कौन है मेजोरिटी में, वहां फ्रेंच, उन लोगों को भी फील हुआ कि यार डचेस ने वहां तक कुछ नहीं बोला, होगा ना फील कि यार वहां नहीं बोला तो हम भी यहाँ क्यों बोलेंगे। ठीक है, तो ब्रसेल में क्या होगा, दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला और यहां पर भी डच को और फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंट। तो यानी कि अब आपने क्या देखा, कितनी कितनी अच्छी तरीके से हैंडल किया गया।
बेल्जियम में दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, ब्रसल्स में दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, और जब दोनों कम्युनिटीज को इक्वल, तो किसी ने भी एक दूसरे के विरोध में नहीं बात करी। अब दोनों को पावर मिल गई तो अब किसी को क्या दिक्कत है, सब तो खुश है ना, बस यही चीज हुई। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी है। कौन सी है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ठीक है, जो थर्ड लैंग्वेज है, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, बेसिकली उसकी क्या बात है? देखो, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो कौन सी गवर्नमेंट होती है? कम्युनिटी गवर्नमेंट, सिंपल सी बात याद रखो, किसी भी एक कम्युनिटी की, जैसे सपोज हमारे भारत में हम हिंदू एक कम्युनिटी है, मुस्लिम एक कम्युनिटी है, सिख है, ये सारी कम्युनिटीज हैं, छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं बहुत सारी, है ना। तो एक कम्युनिटी के द्वारा जब किसी सोसाइटी को या किसी ग्रुप को बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है? द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, सपोज डच भाषा बोलने वाले लोग हैं, जैसे तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं भारत में, देखो तो क्या हो गई? तमिल की कम्युनिटीज हो गई। ठीक है, उर्दू बोलने वाले लोग हैं तो उर्दू की कम्युनिटीज हो गई। ऐसी डच भाषा बोलने वाले लोग हैं तो डचेस की कम्युनिटी हो गई, फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो फ्रेंच की कम्युनिटी हो गई, जर्मन स्पीकिंग हो गए तो जर्मन। तो यानी कि नो मैटर वेयर दे लिव दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चर। तो अब इन्होंने क्या किया? तीन तरीके के गवर्नमेंट बन गई। पहली गवर्नमेंट बनाई आपकी, जो मैंने आपको बताया, सब में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। एक और गवर्नमेंट कैसी बनी, जिसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी फोकस किया गया। ठीक है, जिसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी फोकस किया गया कि भाई अगर कोई भी छोटी मोटी कम्युनिटी जिनके साथ कोई इशू हो तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट उसको हैंडल कर लेगी। तो आप सोचो, सबका भला देखा गया सबका भला देखा गया या नहीं देखा गया? बेल्जियम में फ्रेंच का भी भला देखा, डच का भी भला देखा और कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी इश्यूज देखा। ठीक है, these arrangements in Belgium were successful and avoided any kind of tension between two linguistic communities। और इसी वजह से क्या हुआ? बेल्जियम में कोई भी टेंशन नहीं हुई, सब कुछ सिंप्लीफाइड तरीके से निपट गया। ठीक है, और ब्रसल्स का ये मॉडल बहुत फेमस हुआ था, और इसी चक्कर में यूरोपियन यूनियन, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ, कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर क्या बना? तो याद रखो क्या था? यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर आज के समय में क्या है? यूरोपियन यूरोपियन यूनियन एक बेटा संस्था है बहुत बड़ी, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? ब्रसल्स। क्या है? एग्जाम में आता है, रट लेना, मार्क कर लेना। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर क्या है? ब्रसल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अब आ जाते हैं हम लोग एक और कंट्री के बारे में, हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा आइलैंड नेशन, जिसको हम क्या कह देते हैं? श्रीलंका। ठीक है, अब श्रीलंका की बात करते हैं। अब आप कहोगे सर एक यूरोपियन नेशन और एक श्रीलंकन नेशन क्यों लिया गया है? वो इसके लिए लिया गया ताकि एक परफेक्ट एग्जांपल दोनों हैं अपनी अपनी जगहों पर। श्रीलंका भी ना, अच्छा, एक ऐसी कंडीशन में बिजी था जैसा आपने बेल्जियम में देखा, बट बेल्जियम में आपने देखा कितना सूदिंगली, कितने आराम से उस चीज को सॉल्व कर दिया गया है ना। और अब सेम चीज आप यहाँ पर भी देखोगे श्रीलंका में। देखो, श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है, ऑब्वियस सी बात है, सबने देखा है, पाक स्टेट से अलग होता है ना, भारत से पाक स्टेट से अलग होता है, और इस तरफ गल्फ ऑफ मन्नार भी है। ठीक है, 2 करोड़ के अराउंड अराउंड की यहाँ की जनसंख्या है, 2 करोड़ पॉपुलेशन है, अबाउट द सेम जैसे हमारे यहाँ पे हरियाणा की है ना। हमारे यहाँ तो भाई अलग ही पॉपुलेशन का लेवल चल रहा है, यूपी की पॉपुलेशन यूएसए की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है ना, और हरियाणा की पॉपुलेशन श्रीलंका, तो मतलब ये तो चलता ही लगा रहा है हमारे यहाँ। श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, बहुत अलग अलग पॉपुलेशन है, बहुत जैसे भारत की है ना, वैसे श्रीलंका की थी। अब यहाँ पर भी देखते हैं, तो देखो यहाँ पर दो स्पीकिंग लोग थे, दो जो मेजर आप देखोगे, दो भाषाओं को बोलने वाले मेजर लोग थे। पहले आप देख रहे हो सिन्हाला स्पीकर, ये देख रहे हो सिन्हाला स्पीकर। सिन्हाला एक लैंग्वेज है जो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर की गई थी थोड़े टाइम के लिए। तो अभी कौन सी भाषा है? सिन्हाला लैंग्वेज, जो 74% लोग बोलते हैं। दूसरी कौन सी है? तमिल स्पीकर है, तमिल भाषा है वहां पे, जो 18% लोग बोलते हैं। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स और इंडिया, और जो तमिल्स में भी बेटा दो पार्ट में बटा हुआ है, याद रखना। देखो, सिन्हाला स्पीकर तो अलग है, तमिल स्पीकर अलग है, तमिल में भी दो पार्ट बटे हुए हैं। पहला आप देख रहे हो यहाँ पर श्रीलंकन तमिल 13% है उसमें। श्रीलंकन तमिल कौन है? जो श्रीलंका में ही तमिल लोग जो पैदा हुए हैं, वो श्रीलंका के ही, जिनके पास सिटीजनशिप है। और दूसरे है 5% इंडियन तमिल, है ना। ये जो आप देख रहे हो ये कौन सा है? ये इंडियन तमिल है। अब जब ये आप इंडियन तमिल देख रहे हो तो आपको एकदम से बात समझ आ गई हो कि ऐसे लोग जो भारत से, तमिलनाडु से कहाँ गए? भारत, श्रीलंका गए, तो उनको हम इंडियन तमिल। तो 13%, 5%, 18% में 13.5 हो गया। ठीक है, यू कैन सी द मैप। अब देखो मैप, देखो आप कैसे यहाँ पर जो है, हाँ, ये जो मैप आप देख रहे हो है ना, इस मैप में आप देखो कैसे है। देखो, जो येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, इस पोर्शन में अगर आप देखोगे तो कैसी भाषा है ये देखो, ये दिख रहा है ना, ये वाली जो ये है,
ये अगर आप देखो तो ये कैसा है, ये है आपका सिन्हालीज के द्वारा कब्जा किया हुआ, ठीक है। ये जो राइट साइड में देख रहे हो, ईस्टर्न डायरेक्शन जो आप देख रहे हो, ईस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में श्रीलंकन तमिल्स का कब्जा है, ठीक है। ये वाला जो है थोड़ा सा सेंट्रल पार्ट का कब्जा, साउथ सेंट्रल का जो कब्जा कर रखा है इंडियन तमिल्स का है ना। और ये छोटे छोटे जो चिकत्ते से हो रखे हैं ना, हल्के हल्के छेद से, ये यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे जो है श्रीलंका बटा हुआ है, ठीक है। अब देखो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका की बात करते हैं। देखो श्रीलंका जो है एक कॉलोनियल रूल था, और हमारे देश से आजाद होने के जस्ट एक साल बाद 1948 में ये आजाद हुआ। देयर वर टू मेजर कम्युनिटीज, याद रखना, दो मेजर कम्युनिटीज थी। पहली थी आपकी सिन्हालीज और दूसरी थी तमिल्स, ठीक है। मैंने बताया सिन्हाला 74-74% और तमिल्स 18 में 13 और 5 श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, क्लियर है ना, ठीक है। द सिन्हालीज जो थे मेजोरिटी में थे, और हमेशा से जो था ना, ये अपनी सुप्रीमेसी को जमाना चाहते थे, हमेशा से अपनी सुप्रीमेसी को, कि हम सुप्रीम है, वे आर द सुप्रीम पावर, ठीक है, हम सुप्रीम पावर हैं और कुछ भी हो जाए हमारी पावर ही चलनी चाहिए, तमिल्स को आप हटाओ यहाँ से, या तमिल्स को मत चलने दो, सिन्हालास को चलने दो। तो अब ये तो मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं ना। अब मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म। तो मेजोरिटेरियनिज्म बेटा हमेशा से याद रखो, देखो मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि जो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप हमेशा अपनी एनसीईआरटी साथ में खोल के रखो। कॉन्सेप्ट मैं सारे क्लियर करूंगा, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है, एनसीईआरटी को मत छोड़ना। ये जो नोट्स हैं ये एक रिवीजन नोट्स है, ठीक है। ये मैं ऐसे समझाता हूं कि आपको सारी चीजें, कॉन्सेप्ट में एनसीईआरटी का भी कोई कॉन्सेप्ट छोड़ता नहीं, लेकिन साथ में तो लेके बैठोगे ना, उनके साथ मार्क करने की जिम्मेदारी आपकी है। 10th में आ गए हो, एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे बन गए हो अब आप लोग, है ना, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हो, तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए, क्लियर है। अब देखो क्या होता है, सिनाला जो था, सिनाला जो लैंग्वेज थी, सिनाला लैंग्वेज की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ। ये लैंग्वेज एक ऐसी भाषा थी जो वहां पे मेजोरिटी लोग बोलते थे। अब जब मेजोरिटी के लोग वहां पे ये बातें बोल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, वो कहेंगे कि भाई हमारी ही चलनी चाहिए, है ना। और ऐसा होता भी है। 1956 में एक एक्ट पास करा जाता है सिनालीस के द्वारा, ठीक है, श्रीलंका के द्वारा, जिसमें सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। अच्छा, मैं मेजोरिटेरियनिज्म समझा रहा था आपको, सॉरी मैं भूल गया। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, मेजोरिटेरियनिज्म मतलब जब किसी एक कंट्री की, जब किसी एक कम्युनिटी की, सॉरी, जब किसी एक कम्युनिटी की चलने लग जाती है, किसी माइनॉरिटी की बातों को सुनना बंद कर दिया जाता है, जो मेजोरिटी में कम्युनिटी है उसकी चलाने लग जाते हैं, उन्हीं की लैंग्वेज को ऑफिशियल मान लिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। एनसीईआरटी में क्लियर डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको एक बार पढ़ के चले जाना, ठीक है। एक एक्ट पास हुआ 1956 में, जिससे सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, और उनको गवर्नमेंट जॉब्स में भी प्रेफरेंसेस देना शुरू हुई। अब भैया इतनी फैसिलिटीज अगर दे रहे हैं, तो इंडियन जो तमिल्स हैं, इनको तो नाराज होना बनता भी है। वो कहेंगे भैया हम आपकी कंट्री में नहीं रहते क्या, ऐसा तो आप क्यों कर रहे हो कि आप रिजर्व कर रहे हो उनके लिए, जो अच्छी जॉब्स है उन्हीं को मिलेंगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर ऑल दीज मेजर्स लेड टू द डिसेंट अमंग द तमिल कम्युनिटी। वही हुआ जो मैं आपको बताया अभी अभी, कि तमिल कम्युनिटी एलियनेटेड फील करने लगी। एलियनेटेड मतलब दूर, मतलब कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी ही कंट्री में सिन्हालीज को बहुत पावर मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, ठीक है। इससे क्या होने लगा, एक सिविल वॉर की कंडीशन दोनों में हो गई, ठीक है। सिन्हालास जो है तमिल्स को मारने में लग गए, तमिल जो है सिन्हालास को मारने में लग गए। इनके बीच में क्या हो गया, एक ब्रेकआउट होने लगा। और वाइल द तमिलियंस, अब क्या होता हुआ, तमिलियन चाहते थे कि भाई आप हमें एक अलग से तमिल ईलम दे दो। अब ईलम क्या होता है, ईलम क्या होता है, देखो, ईलम मतलब WELM, ईलम का मतलब होता है तमिल स्टेट। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डज द वर्ड तमिल, व्हाट डज द वर्ड ईलम मीन्स, तो याद रखना क्या होता है, स्टेट, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन्होंने मांगा कि भैया आप हमें स्टेट दे दो, आप हमें इलम दे दो एक नया, है ना। कहां पर, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट पे। मैप पे आ जाओ वापस से, ये देखो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये है ना, ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न वाला पार्ट है, जिसको हम कहते हैं ईलम, है ना। और ये लोग चाह रहे थे कि ये वाला पार्ट हमें आजाद करके दे दो, ये लोग यही चाह रहे थे कि आप ये वाला पार्ट हमें आजाद करके दे दो। तो आपने क्या देखा, कई सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल सिविल वॉर में मारे गए। अब आपने यहां पे क्या देखा, कंडीशन दोनों की सेम, ठीक है ना, सही बात है ना, कंडीशन दोनों की सेम थी, ठीक है। दोनों ने सेम चीजें भी झेली। देखो ना, सोचो, खुद सोचो, देखो, अगर देखा जाए तो दोनों ने सेम कंडीशंस, दोनों की सेम कंडीशन थी, कम्युनिटीज थी अलग अलग, लेकिन सरकार के हैंडल करने के तरीके से एक देश डेवलप हो गया और एक देश में सिविल वॉर हो गई। इसलिए ये दो एग्जाम्पल्स आपको लिए गए। यहां तक समझ आ गया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, श्रीलंका का सिनेरियो क्लियर है। दो तीन क्वेश्चन यहां से जो बन गए थे मैंने आपको बताया, एथनिक कॉम्पोजिशन बेल्जियम का याद करके जाना, एथनिक कॉम्पोजिशन श्रीलंका का याद करके जाना, सिन्हालास के बारे में याद करके जाना,
ठीक है, हर एक की प्रॉपर परसेंटेज। एक चीज में और आपको बताना गया, जो सिन्हाला बोलने वाले लोग थे, ये बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट रिलीजन को, और वहीं जो तमिल बोलने वाले लोग थे वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते थे और हिंदू रिलीजन को भी फॉलो करते थे। ठीक है, ये रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना। ठीक है, सिन्हाला बोलने वाले लोग बुद्धिस्ट रिलीजन, नोट्स में ऐड कर लो उसको, मैंने इसमें लिखा नहीं है, ऐड कर लो उसको फटाफट से। सिन्हाला बोलने वाले लोग आपका कौन से रिलीजन, बुद्धिस्ट, और तमिल बोलने वाले लोग मुस्लिम। क्लियर है? ठीक है, चलिए। We find that both Belgium and Sri Lanka dealt with the issue of power sharing differently. हमने देखा दोनों का जो पावर शेयरिंग का इशू था ना, पावर को बांटने का जो तरीका था, दोनों ने अपने अपने अलग तरीके से देखा। बेल्जियम में क्या किया गया हर एक रिलीजन, हर एक कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करी गई या नहीं करी गई? वहीं पे आप देखो ना जरा, श्रीलंका में क्या हुआ, मेजोरिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाया और उससे क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, तो प्रॉब्लम तो हुई। ठीक है, तो इससे देखो यार, अब इससे आपको क्या समझ आया, होलसम कॉन्सेप्ट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और समझो कि अगर आप पावर को इक्वली बांट देते हो, जो मैंने फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते जो एक एग्जांपल दिया था आपका 1:2 वाला, अब आप उसको यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे कि इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द पावर इन एन इक्वल मैनर, देन इट कंप्लीटली व्हाट इज इट कंप्लीटली मींस, इट कंप्लीटली मींस कि हमें पावर को बांटने पे, पावर सबके पास जब चली जाती है तो शांति होती है, लेकिन अगर आप पावर किसी एक को दे दोगे तो लड़ाई होगी ही होगी। आपके घरों में भी यही होता होगा, अगर आप भाई बहन हो या भाई भाई हो, तो क्या होता है कि अगर आप पावर को बांट रहे हो, जैसे मम्मी ने कुछ चीज लाई और समय बांट दिया तो सब खुश, लेकिन अगर किसी एक को दे दी तो फिर लड़ाई तो बनती है। ठीक है, नीड फॉर पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2-3 बन जाते हैं। पहला, व्हाई इज द नीड फॉर पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग करने की जरूरत क्या है। दूसरा, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस को आज हम लोग हैंडल करेंगे, दोनों के सेम ही आंसर है। सबसे पहला क्या है, प्रूडेंशियल रीजन। अब पहले आपको प्रूडेंशियल का मतलब समझना होगा। प्रूडेंशियल रीजन मतलब ऐसे रीजन, ऐसे कारण, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो, प्रूडेंशियल रीजन मतलब होता है ऐसे कारण, ऐसे रीजंस जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जिसमें पूरा तोल बोल भाव वाव कर कुरा के एकदम, मतलब हर एक हिसाब लगाया गया हो, उसके हिसाब से आंसर दिया जाता है। अब थोड़ा सा और समझो। देखो, प्रूडेंशियल शब्द का मतलब होता है कि जब आप हर एक कैलकुलेशन कर लिया आपने, आपका सपोज मैंने आपको ये बात बोली कि मैं आपके साथ बिजनेस तभी करूंगा जब मेरे इन चीजों में फायदा होगा, तो मेरा ये प्रूडेंशियल रीजन है। मैंने अपना सारा दिमाग लगाया, मैंने क्या किया, मैंने अपने लॉसेस देखे, मैंने अपने गेन्स देखे, मैंने अपने नुकसान फायदा सब देखा, और तब मैंने बिजनेस करना शुरू किया, है ना। तो ये होता है प्रूडेंशियल, जब आप सारा चीजें वेल कैलकुलेटेड तरीके से करते हो, तो ये प्रूडेंशियल शब्द का मतलब होता है। तो प्रूडेंशियल क्या होता है, प्रूडेंशियल रीजन में देखो, सबसे पहला, इट रिड्यूसेस एनी चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। भाई अब देखो, सबसे पहला पावर शेयरिंग अगर हम करते हैं तो इससे जो सोशल ग्रुप में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी चांस जो होता है ना कॉन्फ्लिक्ट का, वो नहीं होता। क्यों? आपने पावर को बांट दिया, राइट, आपने पावर को सब में बांट दिया। एंड व्हेन यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर बिटवीन एवरीबॉडी, आपने सब में क्या किया, पावर को बांट दिया, तो सब खुश है ना भाई, कॉन्फ्लिक्ट का चांस ही नहीं है। सेकंड, बाय अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, और जब आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो रही है, शांति है। जब कम्युनिटीज फाइट नहीं कर रही तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है, सरकार जो बनी है वही बनी रहेगी, 5 साल के बाद हटेगी। फिर dictatorship of the majority community can be oppressive for the minority and can even wreck the majority community as well। और क्या लिखा है, अगर सोचो ना, सिंपल सी बात है, अगर मेजोरिटी कम्युनिटी अपना डिक्टेटरशिप करती रहेगी तो क्या होगा, इससे एक सबसे बड़ा इशू हो जाएगा। क्या इशू? कि माइनॉरिटीज के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन होने लगेगा। ठीक है, जैसा श्रीलंका में आपने देखा भी। तो ये प्रूडेंशियल रीजंस थे। तो याद रखना, मॉरल रीजन क्या होता है, मॉरल मतलब मॉरली, मतलब कि भाई नैतिकता तरीके से। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी प्रूडेंशियल का जैसे एग्जांपल दिया था। अब मैं आपको ये बोलूं कि मैं आपके साथ बिजनेस इसलिए करना चाहता हूं ताकि आपका भला हो, तो ये मेरा मोरल रीजन हो गया, मैं भला चाहता हूं। मेरा कोई गेन्स कैलकुलेशन वगैरह नहीं है भैया, प्रॉफिट नुकसान का बाद में देखेंगे, पहले मैं तो भला चाहता हूं आपका जी। तो ये मॉरल रीजन हो गया। तो देखो क्या लिखा है, पावर शेयरिंग इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी की अंतर आत्मा है पावर शेयरिंग। और बिल्कुल सही बात है, अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो फिर डेमोक्रेसी तो होगी ही नहीं ना, तो मोनार्की ही नहीं हो जाएगी, तो राजा अपनी ही चलाएगा। तो डेमोक्रेसी की तो आत्मा है पावर शेयरिंग, है ना। हर एक, और पावर शेयरिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है कि हर एक सेक्शन को, हर एक कम्युनिटी को अपनी बात कहने को मिल जाता है। ठीक है ना। और गवर्नेंस हमेशा से ऐसी होनी चाहिए, क्या लिखा है, गवर्नेंस शुड बी कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड
दैट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ईच सेक्शन, मतलब गवर्नेंस, सरकार को हमेशा ऐसे काम करना चाहिए कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। समझ आगे, दो रीजन आपको, प्रूडेंशियल और मॉरल रीजन, क्वेश्चन बनता है यहां से, याद रखना, ठीक है, हमेशा से बनता आया है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बनता है कि अभी तक हमने पढ़ा पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, अब पावर शेयरिंग कैसे होनी चाहिए। तो देखो बेटा, दो तीन तरीके होते हैं, बल्कि तीन चार हैं, है ना। पावर शेयरिंग जो है, सबसे पहला होता है शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो, सरकार के तीन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर कौन सी बॉडी होती है, लॉ मेकिंग बॉडी, राइट। लेजिस्लेचर कौन सी बॉडी होती है, लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब होते हैं जो बेटा कानून को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, जो कानून को इंप्लीमेंट करवाने का कार्य कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। जैसे प्रेसिडेंट, ठीक है ना, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं कौन कौन से, प्रेसिडेंट हो गया, आपके अटॉर्नी जनरल, गवर्नर्स हो गए, है ना, ये कौन होते हैं, ये लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर कौन हो गए, जो लोकसभा एमएलए वगैरह हो गए, जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हो गए, है ना, जो कानून को बनाने का काम कर रहे हैं। फिर अगर आप देखोगे, और जुडिशरी तो पता ही, जजेस, ठीक है, जुडिशरी कौन हो गए, जजेस हो गए। एग्जीक्यूटिव में और कौन कौन आ जाता है, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन हो, जैसे आईएएस हो गए, ये लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती कानून, जबरदस्ती तो नहीं मतलब कानून को इंप्लीमेंट करवाने का, अगर आप कानून को नहीं मान रहे हो तो इनका काम है कि इंप्लीमेंट करवाएंगे जबरदस्ती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सेपरेशन और डिवीजन ऑफ पावर अमंग द थ्री ऑर्गन्स इंश्योर दैट नो ऑर्गन बिकम सो पावरफुल। और हमारे संविधान को इतनी अच्छी तरीके से फ्रेम किया हुआ है ना, कि सबको इक्वल बांटा हुआ है, जितनी पावर लेजिस्लेचर को है उतनी ही पावर एग्जीक्यूटिव को है, जितनी पावर एग्जीक्यूटिव को है उतनी ही पावर जुडिशरी को भी है, सबको इक्वली पावर दी हुई है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे नजर रखता है। अब कुछ सोचो, एक ऐसा जिसने कानून बनाया, जो कानून बना रहा है वो हमेशा से उस पर नजर रखेगा जो कानून को इंप्लीमेंट कर रहा है, और जो कानून इंप्लीमेंट कर रहा है वो जुडिशरी पे नजर रखता है। ये तीनों को इक्वल लेवल पे बांटा हुआ है, ताकि इन तीनों में से कोई भी ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, और तीनों में से जब ज्यादा पावरफुल नहीं होगा तो तीनों एक दूसरे पे नजर रखेंगे और बिल्कुल कहते हैं ना, इक्वल लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। और जब तीनों इक्वल लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये बहुत बेहतरीन चीज हो जाती है। अब देखो, इन सच अ सिस्टम, और ये दो तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे पे चेक रखते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम, क्योंकि तीनों इक्वल लेवल पे। अब मैं कैसे चेक रखते हैं ये समझो। देखो, लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब एमएलए वगैरह, जो आपके जो कानून बना रहे, लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स, इन्होंने कानून बनाया, इन्होंने कानून बनाया, और इन्होंने कानून बनाने के तौर पे ऐसे कानून बनाए कि भैया जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी पावर को ज्यादा यूज ना कर पाए, और उसी तरीके से लॉ बनाए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव भी तो लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो रखा ना चेक। ऐसे तरीके से लॉज बनाए गए कि भाई एग्जीक्यूटिव पे चेक रखा जाए। अब एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव ने कानून को इंप्लीमेंट करवाने का काम किया, एग्जीक्यूटिव ने कानून को इंप्लीमेंट करवाने का काम किया, ठीक है। और जो भी कानून तोड़ेगा उसको जुडिशरी के पास ले जाएगा। तो सपोज लेजिस्लेचर ने अगर कानून तोड़ने की कोशिश करी तो एग्जीक्यूटिव उठाएगा, चलो भैया, तो नजर रख रहे हैं ना। और जुडिशरी क्या कर रहा है, इन दोनों पे ही नजर रख रहा है, जुडिशरी क्या कर रहा है, इन दोनों पे ही नजर रख रहा है, ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, जजेस हु आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल मैंने बताया अभी, जुडिशरी क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग और लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग दोनों को चेक रख रहा है। द मिनिस्टर्स आर आल्सो रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट, और जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव के मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना, मतलब उनको जवाबदेही देनी पड़ती है। कोई भी अगर गलत काम करेंगे तो लोकसभा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो सेशंस होते हैं, तो नजर तो वहां पे भी रखी जा रही है। दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में तो सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। क्या किया जाता है, पावर को तीन लेवल में बांट दिया गया, वैसे तो दो मेजर लेवल में बांटा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को भी बना दिया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है गांव वाले लेवल पे, पंचायत लेवल पे, या फिर शहरों के छोटे लेवल पे इजीली हो पाए। तो पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में बांट दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब ऐसी सरकार जो सबके बारे में सोच रही है, यानी कि पूरे भारत देश के बारे में सोच रही है, ऐसी गवर्नमेंट जो पूरे भारत को संभाल रही है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब ऐसी सरकार जो पूरे भारत देश को तो नहीं संभाल रही है लेकिन स्टेट को संभाल रही है। और लोकल गवर्नमेंट मतलब ऐसी सरकार जो किसको संभाल रही है, लोकल गवर्नमेंट मतलब जो सिर्फ पंचायत वाले रीजन को संभाल रही है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब आ जाइए, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स के बीच में भी शेयरिंग ऑफ पावर कर लेते हैं जरा। सोशल ग्रुप क्या होते हैं, तो देखो बेटा क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे कई सारे सोशल ग्रुप्स हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, एथनिक कम्युनिटीज हैं,
कई सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, जैसे सोशल ग्रुप हो गए, लिंग्विस्ट, जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे कई सारे ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है, एथनिक कम्युनिटीज के बेसिस पे कई सारे ग्रुप बनाए गए, ठीक है, और आप देखते हो सोसाइटी के बेसिस पे भी कई सारे ग्रुप बनाए गए। तो अलग अलग तरीके से आप देख रहे हो कि ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे लैंग्वेज के बेसिस, जैसे हमने क्या किया, एक पार्टी बना ली, जैसे आरएसएस हो गई, ये एक एथनिक पार्टी तो है, एक रिलीजियस ग्रुप ही तो है। एआईएमआई हो गए, हालांकि एआईएमआईएम तो है जो अब पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, लेकिन ये पहले एक सोशल ग्रुप ही तो था, है ना, जो मुस्लिम के सोशल वेलफेयर के लिए काम करता था। तो ऐसे कई सारे ग्रुप होते हैं और इनमें भी पावर्स को शेयर किया जाता है, रिप्रेजेंट दिया जाता है। रिप्रेजेंटेशन किसको दिया जाता है? इन पावर सेक्शंस के थ्रू, इन सोशल ग्रुप्स के थ्रू, जो माइनर, जो वीकर सेक्शंस होता है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और इससे क्या होता है, याद करो बेल्जियम का केस, वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी, ऐसे ही हर जगह है, ठीक है, ताकि जो छोटे ग्रुप से जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको क्या दिया जाए, उनको एक प्रॉपर पावर अलॉट कर दी जाए, ठीक है। इन इंडिया द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द असेंबली एंड द पार्लियामेंट इज एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और एथनिक ग्रुप। यानी कि आप क्या देख रहे हो, कई सारे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी दी गई हैं, ठीक है, ताकि जो छोटी छोटी सोसाइटीज है उनको रिजर्व कर दिया जाए, उनको पार्लियामेंट में रिजर्व कर दी जाए, उनकी सीट्स रिजर्व कर दी जाए। जैसे वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया था, कहां पर? लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। वुमेन्स जो है उनकी सीट्स कहां पर रिजर्व है? पंचायती राज पे और लोकल गवर्नमेंट में, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज वाले रीजन में, है ना, अर्बन म्यूनिसिपैलिटी में इनकी सीट्स रिजर्व है वहीं। बट अब तो क्या कर दिया गया है कि अब तो बिल पास कर दिया गया, तो अब लोकसभा राज्यसभा में भी वुमेन्स को 33% का रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर को बांटा जाता है। अब देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टी, एक से ज्यादा पॉलिटिकल, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबको इक्वल, सबको पावर डिवाइडेड है, जो ज्यादा सीटें जीत गया उनको ज्यादा मिल गया है, और जो नहीं जीत पाए वो अपोजिशन में बैठे हैं, या कहीं ना कहीं तो उनको भी कुछ ना कुछ एमएलए आए हैं, तो वो भी वहां पे पावर ले रहे हैं, तो पावर को तो बांटा गया है पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में। समझ में आ रहा है ना, कि कहीं ना कहीं जो हारी पार्टी है उसके भी तो कुछ एमएलए तो है ना जो इलेक्ट हुए, तो उनको तो पावर दी गई है ना। People have the freedom to vote for any political party. Such competition among various political parties guarantees that power is not concentrated. और इससे क्या पता चलता है कि किसी एक के पास पावर नहीं है, पावर को बांट दिया गया है। समझ में आया? समटाइम्स एन अलायंस ऑफ वन और मोर। कई बार क्या होता है ना बेटा, किसी एक भी पार्टी को, जैसे कभी कभार ऐसा होता है और बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आज भी बहुत ज्यादा चलता है अब तो ये, कि किसी एक पार्टी को कभी भी मेजोरिटी नहीं मिलती। ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, तो क्या होता है, ये पार्टीज कोलिशन बना लेती हैं। सपोज पार्टी ए और पार्टी बी और पार्टी सी इलेक्शन लड़ रही थी, ठीक है ना, इन तीनों में से मेजोरिटी किसी को नहीं मिली, तो अब क्या होगा, तो ए क्या कहेगी बी को मिलके कि भाई आ जाओ ना हमारे साथ मिलो, हम तुम्हें कुछ पावर्स देंगे, तुम हमें कुछ पावर्स देना, और हम मिलकर सरकार बनाते हैं। तो इसको हम क्या कह देते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। मेनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज सच एज ट्रेडर्स, फार्मर्स, वर्कर्स। अब इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं? तो बेटा याद रखो, इंटरेस्ट ग्रुप का सीधा सीधा सा मतलब होता है ऐसे ग्रुप, ऐसी सोसाइटीज जो किसी एक सेक्शन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करती हैं। जैसे किसान के वेलफेयर के लिए किसी एक ग्रुप बना हुआ है जो सिर्फ किसानों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। जैसे किसी ट्रेडर्स के ग्रुप, ट्रेडर्स का एक ग्रुप बना दिया गया जो सिर्फ व्यापारियों के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे? इंटरेस्ट, जो किसी एक सेक्शन के इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। Thus we find that the power sharing, और इसीलिए हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कि पावर शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड हो चुका है, ठीक है। इस चैप्टर को आज हम लोगों ने यहीं पे एंड किया, और आई होप आपको इस चैप्टर में कोई भी इशू नहीं रहा होगा। जो भी इशू रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स है आपके लिए खुला है, ओपन है, जो मर्जी लिखना है, जो मर्जी समझने के लिए, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रही है, या कोई मेरा तरीका अगर कुछ आपको लगता है कि सर ये चेंज करना चाहिए, कुछ अपने सजेशन देने हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दिया करिए, ठीक है। वीडियोज अब से रेगुलर रहेंगी, ठीक है ना, और चैप्टर को, सिलेबस को हम लोग फटाफट एंड करने की कोशिश पूरी की पूरी करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।